तो आज हम राजनीति की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा शब्द है राजनीति जो सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और सच कहूं तो कई शायद थोड़ा ऊब भी जाते होंगे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है ना जिससे बचना मतलब बहुत मुश्किल है, चाहे हम इसे महसूस करें या न करें। बिल्कुल। और ये सिर्फ वो चुनाव या संसद की गर्म बहसों तक ही सीमित नहीं है। जी नहीं, हमारे पास जो कुछ लेख और नोट्स हैं वो यही दिखाते हैं कि राजनीति असल में काम कैसे करती है, समाज में इसकी जगह क्या है और हाँ, भविष्य में ये क्या रूप ले सकती है। हाँ, तो आज अपना इरादा यही है कि राजनीति के इस पूरे क्या कहते हैं ताने बानी को थोड़ा सा सुलझाएं। ये है क्या असल में, हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है और ये हमारी दुनिया को, हमारे आसपास की चीजों को कैसे बदल रही है। सही कहा। कई बार ऐसा लगता है ना कि ये हमसे बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े नेताओं का खेल है बस। हाँ वही तो। पर असल में ऐसा है नहीं। देखिए, स्रोत साफ बताते हैं कि राजनीति का जो सार है वो इस बात में है कि कोई भी समूह, चाहे वो एक छोटा सा मोहल्ला हो या फिर पूरा देश हो या वैश्विक स्तर पर देश हो, वो कैसे मिलकर फैसले लेते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं और ये कैसे तय करते हैं कि भाई किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये प्रक्रिया तो एक तरह से हर जगह चल रही है। अच्छा, तो फिर चलिए इस गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राजनीति है क्या, बिल्कुल बुनियादी स्तर पर अगर देखें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये शक्ति मतलब पावर, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और शासन, गवर्नेंस, इन सब के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। ये वो तरीके हैं, वो प्रक्रियाएं हैं जिनसे लोग समूह में रहकर अपने लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नीतियां तय करते हैं। ये तय करने का एक तरीका है कि समाज के जो संसाधन हैं, पैसा है, अवसर हैं, अधिकार हैं, वो कैसे बांटे जाएंगे। और जब हम राजनीति के अध्ययन की बात करते हैं तो जैसा हमारे नोट्स में भी जिक्र है, ये सिर्फ सरकार कैसे चलती है बस यहीं तक सीमित नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा है। हाँ। काफी ज्यादा। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये कि राजनीति का अध्ययन दरअसल कई अलग अलग क्षेत्रों को छूता है। जैसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, कानून है, अर्थव्यवस्था है, समाजशास्त्र भी है और हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। ये हमें अलग अलग विचारधाराओं को समझने में भी मदद करता है। विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र हो गया, समाजवाद है या फिर वो तानाशाही है, ये कैसे काम करती हैं, समाज पर इनका क्या असर होता है, ये सब राजनीति के अध्ययन का हिस्सा है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, राजनीति कोई आज की बात तो है नहीं, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है ना? जी हाँ, बहुत पुराना। अगर हम पीछे जाएं तो प्राचीन यूनान, एथेंस, वहां से हमें डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का वो शुरुआती आइडिया मिला। हाँ, जहां नागरिकों की सीधी भागीदारी थी। बिल्कुल। फिर रोम ने क्या कहते हैं गणतांत्रिक व्यवस्थाएं, रिपब्लिकन सिस्टम्स विकसित किए, जहां चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। और ये विचार आज भी कई देशों की बुनियाद में है। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं चला। मध्य युग का जिक्र है नोट्स में, जहां राजशाही और वो सामंती व्यवस्था हावी थी। सही है। उस दौर में सत्ता कुछ राजाओं, सामंतों और हाँ, धार्मिक संस्थाओं के हाथ में सिमटी हुई थी। आम लोगों की भूमिका बहुत कम थी। पर इतिहास ये भी दिखाता है कि ये चीजें बदलती हैं। नोट्स में क्रांतियों का, प्रतिरोध का जिक्र है। लगता है लोगों ने आवाज उठाई। बिल्कुल। क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए और धीरे धीरे समाजों को ज्यादा भागीदारी वाली, ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्थाओं की तरफ धकेला गया। और अगर इसे आज के संदर्भ में देखें, वैश्वीकरण का जिक्र भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद, राजनीति की जो सीमाएं हैं वो देशों की सरहदों से बहुत आगे निकल गई हैं। अच्छा, कैसे? ऐसे कि आज किसी एक देश का फैसला, मान लीजिए पर्यावरण को लेकर कोई नीति बनती है, तो उसका असर दुनिया भर के दूसरे देशों पर पड़ सकता है। उनके उद्योगों पर, नौकरियों पर, लोगों की जिंदगी पर सीधा और बड़ा असर। तो ये दिखाता है कि ये सारी व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई हैं और कैसे एक तरह से आपस में गुथ गई हैं। सुनने में ये सब बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन थोड़ा सैद्धांतिक भी। एक आम इंसान के लिए सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब राजनीति हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसे असर डालती है। देखिए, ये सवाल ही सबसे अहम है और इसका जवाब सीधा है। राजनीति इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अच्छा। पहला तो शासन ही ले लीजिए। एक स्थिर, एक कारगर राजनीतिक व्यवस्था वो हमें सुरक्षा देती है, कानून का राज सुनिश्चित करती है। अगर ये ना हो तो समाज में अस्थिरता फैल सकती है, अराजकता आ सकती है। बात तो सही है। और व्यक्तिगत अधिकारों का क्या वो भी राजनीति से ही तय होते हैं?
सीधे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था ही तो तय करती है ना कि नागरिकों को कितनी आज़ादी मिलेगी, किस तरह की मिलेगी। जैसे बोलने की आज़ादी, पढ़ने लिखने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये सब चीज़ें नीतियां और कानून तय करती हैं। और ये नीतियां और कानून कहाँ से आते हैं? राजनीतिक प्रक्रिया से। अच्छा, तो कहीं ये अधिकार सुरक्षित होते हैं और कहीं दुर्भाग्य से इन्हें दबाया भी जाता है। ये सब राजनीति पर निर्भर करता है। और अर्थव्यवस्था, कई लोग शायद सोचते होंगे कि भाई व्यापार, पैसा कमाना ये अलग चीज है, राजनीति अलग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका तो बहुत गहरा रिश्ता है। आप सोचिए, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होंगी, टैक्स कितना लगेगा, किन देशों के साथ व्यापार होगा, किन के साथ नहीं, ये सब कौन तय करता है? राजनीतिक फैसले होते हैं तो। बिल्कुल। और इन फैसलों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है, उनकी नौकरियों पर, उनके रहन सहन के स्तर पर। तो ये सिर्फ कोई कागजी बातें नहीं हैं, इनका ठोस असर हम सब महसूस करते हैं रोज। तो ये तो साफ हो गया कि राजनीति से बचना मुश्किल है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। पर क्या दुनिया में हर जगह एक ही तरह की राजनीति चलती है? हमारे नोट्स तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, दुनिया बहुत विविध है और राजनीतिक प्रणालियां भी। हर देश का अपना इतिहास होता है, अपनी संस्कृति, अपनी जरूरतें होती हैं और उन्हीं के आधार पर ये व्यवस्थाएं बनती हैं, विकसित होती हैं। एक जैसा सिस्टम हर जगह नहीं मिलेगा। तो कुछ मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं जिनका जिक्र है स्रोतों में? सबसे जानी मानी और शायद सबसे ज्यादा चर्चित वो है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। हाँ, यहाँ मूल विचार ये है कि सत्ता लोगों के हाथ में है। नागरिक क्या करते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए अपने नेता चुनते हैं। आमतौर पर बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी इंतजाम होता है या होना चाहिए। जैसे भारत, अमेरिका। हाँ, भारत, अमेरिका, जर्मनी कई उदाहरण हैं। फिर एक और व्यवस्था है राजशाही, मोनार्की। वो तो काफी पुरानी लगती है, राजा रानी वाली। जी हाँ, ये शासन के सबसे पुराने रूपों में से एक है। इसमें सत्ता राजा या रानी के पास होती है और ये पद अक्सर वंशानुगत होता है, मतलब विरासत में मिलता है। क्या ये आज भी है? हाँ, बिल्कुल। कुछ देशों में आज भी पूर्ण राजशाही हैं, जैसे सऊदी अरब, जहाँ शासक के पास लगभग सारी शक्तियां होती हैं। और वहीं ब्रिटेन या स्पेन जैसे देशों में संवैधानिक राजशाही है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें राजा या रानी का पद तो होता है, लेकिन वो ज्यादातर प्रतीकात्मक होता है। असली ताकत चुनी हुई सरकार और संसद के पास होती है। एक और शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है अधिनायकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म। हाँ, अधिनायकवादी या कह लें सत्तावादी व्यवस्थाएं। इनमें क्या होता है कि सारी शक्ति एक व्यक्ति या एक बहुत छोटे से गुट के हाथ में केंद्रित होती है। और नागरिकों का क्या? नागरिकों की आज़ादी बहुत सीमित होती है। सरकार की आलोचना या विरोध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। अक्सर उसे सख्ती से दबा दिया जाता है। उत्तर कोरिया को अक्सर इसका उदाहरण माना जाता है, या कई बार जो सैन्य तानाशाही होती है। समझ गए। और ये साम्यवाद और समाजवाद, इनमें क्या फर्क है? जैसा कि नोट्स बताते हैं, थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनमें बुनियादी फर्क है। साम्यवाद का जो मूल लक्ष्य है वो है एक वर्गहीन समाज बनाना, मतलब कोई अमीर गरीब ना हो। उत्पादन के जो साधन हैं, फैक्ट्री, जमीन वगैरह, उन पर सबका सामूहिक स्वामित्व हो और निजी संपत्ति खत्म हो जाए। क्यूबा या वियतनाम जैसे देश इसके उदाहरण माने जाते हैं, हालांकि वहां भी बदलाव आ रहे हैं। और समाजवाद? समाजवाद भी समानता पर जोर देता है, लेकिन वो निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं करता। वो चाहता है कि जो जरूरी उद्योग हैं या सेवाएं हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण हो, ताकि संसाधनों का बंटवारा ज्यादा बराबरी से हो सके। लेकिन ये कुछ हद तक निजी उद्यम और बाजार अर्थव्यवस्था की इजाजत भी देता है। अच्छा। जैसे स्वीडन या नॉर्वे जैसे जो देश हैं, उन्हें अक्सर सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहां मजबूत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होते हैं। एक बात जो इन स्रोतों को पढ़कर मेरे मन में आई वो ये है कि ये सुनने में तो बड़े साफ साफ खांचों जैसे लगते हैं, लोकतंत्र, राजशाही वगैरह, पर असल दुनिया में शायद ही कोई सिस्टम एकदम शुद्ध होता होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। असलियत हमेशा ज्यादा जटिल होती है। ज्यादातर देशों में आप देखेंगे कि इन अलग अलग व्यवस्थाओं के मिले जुले तत्व मौजूद हैं। कोई देश पूरी तरह से एक मॉडल पर फिट नहीं बैठता। हाँ। और ये व्यवस्थाएं कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है। ये स्थिर नहीं होती, समय के साथ बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारणों से। चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल पार्टीज। खासकर लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका होती है? नोट्स में तो इन्हें लोकतंत्र की जीवन रेखा तक कहा गया है। हाँ, कहा जा सकता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल बहुत बहुत अहम होते हैं। ये करते क्या हैं? ये एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाते हैं। हम्म। ये जनता के अलग-अलग वर्गों, अलग-अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और फिर चुनाव लड़कर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या सिर्फ चुनाव लड़ना ही है? नहीं नहीं, चुनाव लड़ना तो उसका एक हिस्सा है, शायद सबसे दिखने वाला हिस्सा। लेकिन इनके काम और भी हैं, जैसे नीतियां बनाना और उन्हें जनता के सामने रखना, अपना एक विजन देना। अच्छा। ये लोगों को राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, फिर जब सरकार बनाते हैं तो अपनी उन नीतियों को लागू करने की कोशिश करते हैं। और जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं, विपक्ष में बैठती हैं। उनका काम भी बहुत जरूरी है। विपक्ष का काम होता है सरकार के कामों पर नजर रखना, उसकी नीतियों की आलोचना करना, सवाल पूछना, उसकी जवाबदेही तय करना। ये एक तरह से संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्या सभी देशों में पार्टियों की व्यवस्था एक जैसी होती है? नहीं, इसमें भी आपको विविधता मिलेगी। जैसे अमेरिका है, वहां मुख्य रूप से दो ही बड़ी पार्टियां हावी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। इसे कहते हैं दो दलीय व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम। और भारत? भारत या जैसे इटली है, यहाँ आपको बहुत सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां मिलेंगी जो चुनाव लड़ती हैं, गठबंधन बनाती हैं। इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। और एक दलीय व्यवस्था भी होती है? हाँ, जैसे चीन का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, का शासन में दबदबा है। दूसरी पार्टियों को या तो इजाजत नहीं है या उनकी कोई खास भूमिका नहीं है। जाहिर है, हर व्यवस्था के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। पार्टियों के अलावा एक और बड़ा खिलाड़ी है राजनीति के इस मैदान में, और वो है मीडिया। इसका क्या असर होता है? जाहिर है बहुत होता होगा। हाँ, बहुत गहरा असर होता है। मीडिया एक तरह से वो खिड़की है जिससे ज्यादातर लोग राजनीति को देखते और समझते हैं। ये तय करता है कि लोगों तक कौन सी खबरें पहुंचेंगी, कौन सी नहीं पहुंचेंगी और किस तरह से पेश की जाएंगी। ये लोगों की राय बनाने में, यहाँ तक कि उनके वोट देने के फैसले को भी बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। पहले तो पारंपरिक मीडिया का जमाना था, टीवी, अखबार, रेडियो, इनका दबदबा था। चुनावी विज्ञापन हो, नेताओं के इंटरव्यू हो, बड़ी बड़ी बहसें हो, सब यहीं से हम तक पहुंचता था। हाँ, वो एक दौर था। पर अब डिजिटल युग में क्या बदला है? अब तो तस्वीर काफी बदल गई है ना? ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये राजनीतिक चर्चा का बहुत बड़ा केंद्र बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ खबरें, विचार, यहाँ तक कि अफवाहें भी बिजली की रफ्तार से फैलती हैं। और एक खास बात यह है कि ये आम नागरिकों को भी अपनी बात कहने का, अपनी राय जाहिर करने का एक शक्तिशाली मंच देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सही बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। वो क्या? वो ये कि सोशल मीडिया जितनी तेजी से जानकारी फैलाता है, उतनी ही तेजी से गलत सोचना है, मिस इन्फॉर्मेशन और जिसे कहते हैं फेक न्यूज, वो भी फैला सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल। बिल्कुल। और फिर ये सवाल उठता है कि इस सूचना के सैलाब में एक आम नागरिक कैसे समझे कि क्या सच है और क्या झूठ, कौन सी खबर भरोसे लायक है, कौन सी नहीं। मुश्किल है ये तो। मुश्किल है। इसीलिए आजकल मीडिया साक्षरता, मतलब मीडिया की सामग्री को आलोचनात्मक नजरिए से देखने और परखने की जो क्षमता है, वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आज की राजनीति सिर्फ पार्टियों या मीडिया के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती। ये कई बड़ी गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रही है। नोट्स में भ्रष्टाचार का जिक्र काफी प्रमुखता से है। हाँ, भ्रष्टाचार, करप्शन और जवाबदेही की कमी, अकाउंटेबिलिटी का न होना, ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब सत्ता में बैठे लोग या अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं निजी फायदे के लिए, तो इससे सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान नहीं होता, इससे कहीं ज्यादा लोगों का पूरी व्यवस्था पर से भरोसा उड़ जाता है। ये संस्थानों को अंदर से खोखला कर देता है। इसके अलावा दो और शब्द आजकल खूब सुनने को मिलते हैं: लोकलुभावनवाद, पॉपुलिज्म, और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। हाँ, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं। लोक लुभावन नेता अक्सर क्या करते हैं, वो समाज को हम और वो में बांट देते हैं, आसान जज्बाती नारे देते हैं, किसी खास समूह को विलन बनाते हैं और इस तरह अपनी राजनीति चमकाते हैं। और इसका नतीजा होता है समाज में कड़वाहट बढ़ती है, विभाजन गहरा होता है और इसी से जुड़ा है ध्रुवीकरण, मतलब समाज का दो विरोधी खेमों में बढ़ जाना। हाँ, ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। और जब समाज इतना बटा हुआ हो, तो जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, उन पर भी मिलकर कोई आम सहमति बनाना, कोई समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब अपनी अपनी तरफ खिंचे रहते हैं।
ये तो देश के अंदर की बात हुई। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं? वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां कुछ कम नहीं हैं। आप देखिए, युद्ध हो रहे हैं, देशों के बीच सीमा विवाद हैं, आतंकवाद एक लगातार खतरा बना हुआ है, शरणार्थियों का संकट है। ये सब राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भारी दबाव डालते हैं। और इन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या चाहिए? देशों के बीच बातचीत, कूटनीति, डिप्लोमेसी और सहयोग। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण कई बार इस सहयोग को मुश्किल बना देते हैं। हाँ, लगता है सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चुनौतियां, भ्रष्टाचार हो, ध्रुवीकरण हो या वैश्विक संघर्ष हो, ये अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक समस्या दूसरी को और बढ़ा सकती है और जटिल बना सकती है। इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए मन में ये सवाल तो उठता ही है कि भाई राजनीति का भविष्य कैसा होगा? क्या कुछ उम्मीद की किरणें भी नजर आती हैं? नोट्स में कुछ नए रुझानों का भी जिक्र है। भविष्य तो हमेशा अनिश्चित होता है, पर हाँ, कुछ दिशाएं साफ दिख रही हैं और इसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल शासन में, नीतियां बनाने में, सेवाएं देने में हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वोटिंग के प्रयोग हो रहे हैं। सरकारी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रही हैं। ये सब चीज़ें सरकार और नागरिकों के बीच संवाद और कामकाज के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हर मर्ज की दवा है? इसके अपने खतरे भी तो होंगे। प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा। बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ सकती है, काम आसान हो सकता है, कुशलता आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों की निजता, प्राइवेसी का सवाल है, उनके डेटा की सुरक्षा का सवाल है। और एक और चीज़ है, डिजिटल डिवाइड। मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का अंतर। हाँ, ये भी है। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो और सबके भले के लिए हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों के। नोट्स में एक और दिलचस्प बात उभर कर आई, वो है युवाओं की बढ़ती हुई भागीदारी। हाँ, और ये वाकई एक बहुत सकारात्मक, एक पॉजिटिव संकेत है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत से मुद्दों पर आगे आ रही है। जैसे पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, शिक्षा में सुधार की मांग हो रही है, सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठ रही है। इन सब में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक उम्मीद जगाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी है और उसे बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भी। और अगर हम बड़े वैश्विक मुद्दों की बात करें, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे? देखिए, पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, वो निश्चित रूप से सबसे आगे रहेंगी। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, साफ पानी और भोजन की सुरक्षा, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर हर देश पर पड़ेगा, अमीर हो या गरीब। हाँ, ये तो ग्लोबल समस्याएं हैं। बिल्कुल, और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मिलजुल कर काम करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होगी। तो भविष्य की राजनीति में शायद वही देश और नेता सफल होंगे जो इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होंगे और सहयोग का रास्ता अपनाएंगे। अनुकूलनशीलता और सहयोग, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है? और वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, नोट्स में इनका भी जिक्र था। शिक्षा की भूमिका तो खैर बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाती है। ये उन्हें दुनिया को समझने, जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को समझने और उनमें समझदारी से भाग लेने के लिए तैयार करती है। और विश्वविद्यालय, जैसे वो राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वो भविष्य के नीति निर्माता, प्रशासक, विश्लेषक तैयार करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UN, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं शांति बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और जो वैश्विक समस्याएं हैं उन पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच तो जरूर प्रदान करती हैं। हालांकि उनकी प्रभावशीलता कितनी है, इस पर हमेशा बहस चलती रहती है, वो एक अलग बात है। और बड़ी शक्तियों की जो आपसी खींचतान है उसका क्या? अमेरिका, चीन, रूस। हाँ, वो तो हमेशा से रहा है और शायद आगे भी रहेगा। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनके बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी में हो या सैन्य शक्ति में हो, ये वैश्विक राजनीति का एक अहम हिस्सा है।
इसे भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। अच्छा। कहते हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। तो एक तरफ तो वैश्विक सहयोग की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रों के अपने हित हैं, उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा है। ये तनाव भविष्य की राजनीति को लगातार आकार देता रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आता है? मोटा मोटा क्या कह सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही समझ आती है कि राजनीति एक बेहद जटिल चीज है। इसके कई पहलू हैं, कई परतें हैं, लेकिन ये उतनी ही जरूरी भी है। ये हमारे अतीत से गहराई से जुड़ी है, हमारे आज को हर पल प्रभावित करती है और हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को आकार देगी। ये सिर्फ नेताओं का या सरकारों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, और जैसा हमने देखा प्राचीन यूनान के उस छोटे से शहर राज्य से लेकर आज की इस विशाल ग्लोबल डिजिटल दुनिया तक, राजनीति ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और ये सफर अभी जारी है, ये लगातार बदल रही है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे समझना सिर्फ राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम ये समझते हैं कि ये व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य किस तरफ जा रहा है, तभी हम एक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका ज्यादा बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। सही बात है। तभी हम एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण और एक प्रगतिशील समाज बनाने में अपना छोटा बड़ा योगदान दे सकते हैं। और जैसा हमने आखिर में बात की, टेक्नोलॉजी और युवा भागीदारी जैसे नए तत्व इस पूरी तस्वीर को और भी गतिशील और दिलचस्प बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बदलाव की संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। चलिए, तो जाते जाते अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी शासन के तरीकों को बदल रही है और कैसे युवा पीढ़ी नए तरीकों से सक्रिय हो रही है। तो ये सोचते हुए, क्या भविष्य में हमें राजनीतिक भागीदारी के मतलब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के कुछ ऐसे नए रूप देखने को मिल सकते हैं जो आज के पारंपरिक तरीकों जैसे वोट डालना या धरना प्रदर्शन करना इनसे बिल्कुल अलग हों? अगर हाँ, तो वो कैसे हो सकते हैं? जरा इस पर सोचिएगा।